जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो। जीतोगे तुम भी अगर इरादा करो। अपने आप से अगर आज वादा करो। पत्थरों की तरह मजबूत बनो ज़िंदगी में। पत्थरों की तरह मजबूत बनो ज़िंदगी में। यकीन खुद पर औरों से भी ज़्यादा करो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पढ़ारम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। उड़ान एक्सप्रेस बैच करेंट अफेयर सीरीज के तहत आज हम लोग 7 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल घटनाक्रम को देखेंगे। हम प्रयास करते हैं कि हाल फिलहाल में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी हैं, उन करेंट अफेयर्स को हम आपके इसमें समाहित करने का प्रयास करते हैं और इसी सीरीज के तहत उनका विश्लेषण भी करते हैं। कुछ करेंट अफेयर्स बहुत प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे, लेकिन उसकी महत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती या कम नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति किसी राज्य का डीजीपी बना है, कोई व्यक्ति किसी राज्य का पुलिस महानिदेशक बना है, तो होता क्या है कि ये सारे करेंट अफेयर्स 1 से 2 मंथ में रिटायर हो जाते हैं, या फिर ये सारे प्रश्न जो है उस राज्य कुछ विशेष राज्य के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है कि उसी राज्य के बारे में थोड़ा बहुत किसी इन्फॉर्मेटिव में पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, नहीं तो नहीं। हाँ, कोई प्रथम बार कार्य होता है, जैसे किसी राज्य की प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है, तो इस टाइप के जब प्रश्न होते हैं तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी प्रश्न उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते इस टाइप के प्रश्न, नियुक्ति वाले। अब जैसे भारत में बहुत सारे निजी बैंक हैं, बहुत सारे आपको ऑनलाइन कंपनियां हैं। अब उस ऑनलाइन कंपनी के सीईओ कौन बने हैं और उस इंटर बैंकिंग कंपनियों के सीईओ एमडी कौन बने हैं, इन सब के बारे में उतने प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हाँ, सरकारी बैंक जैसे एसबीआई हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, इन सब के सीईओ और एमडी कौन बने हैं, ये सारे प्रश्न कुछ कुछ एग्जाम में पूछे जाता है। अब इतने निजी बैंक हैं, उन सारे बैंकों के सीईओ एमडी याद करना आपके लिए फिर बाकी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो करेंट अफेयर्स वही पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे करेंट अफेयर्स कभी कभार किसी किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए और अपने आप में क्या पढ़ने से ज़्यादा क्या नहीं पढ़े इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्या से ज़्यादा क्या नहीं पढ़े पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि करेंट अफेयर्स भी आपके पास लिमिटेड लेकिन ऑथेंटिकेट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 7 जनवरी 2026 उड़ान एक्सप्रेस बैच का करेंट अफेयर्स। हम लोग का एक भारत सरकार का मंत्रालय है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसको मॉस्पी कहा जाता है, ने अपनी पहचान को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से नया लोगो और शुभंकर जारी किया है। भारत सरकार का जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, जो भारत में विभिन्न प्रकार के इसका कार्य किया जाता है, तो ये विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण करता है, भारत सरकार के डेटाओं को एकत्र करता है। जैसे आप एनएफएचएस आता है, आपका बेरोजगारी सर्वे हुआ, तो कोई भी मंत्रालय जारी करे वो अलग बात है, लेकिन उसमें जो डेटा कलेक्शन का कार्य है वो कौन करेगा? मॉस्पी ही करेगा। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए मॉस्पी का नया लोगो है, जिस लोगो का, और ये शुभंकर है और ये लोगो है। ये शुभंकर लोगो जो है ये हुआ डेटा एंड डेवलपमेंट थीम के साथ इसका लोगो है, और ये जो है इसका लोगो है और ये शुभंकर है। इस शुभंकर का नाम इन्होंने रखा है सांख्यिकी। क्या रखा है? सांख्यिकी रखा गया है। तो इस बात को आपको याद रखिएगा। और इसका मुख्य काम क्या है? तो यह पहल डेटा आधारित शासन, पारदर्शिता और नीति निर्माण में विश्वसनीय आंकड़ों की भूमिका को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि मॉस्पी ने इसका यूज किया है। क्या किया है? अपना शुभंकर। शुभंकर का नाम क्या रखा है? लोगों के साथ मॉस्पी ने अपना शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा प्रश्न में कि किस मंत्रालय ने अपना शुभंकर सांख्यिकी लॉन्च किया है। शुभंकर का नाम सांख्यिकी तथा अशोक लोगों में अशोक चक्र के साथ डेटा फॉर डेवलपमेंट लिखा हुआ है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के बारे में चर्चा किया जाए तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग जानते हैं 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून को क्यों मनाया जाता है? तो भारत में सांख्यिकी के जनक, सांख्यिकी के पिता कहा जाता है पीसी महलनोबिस को, प्रशांत चंद्र महलनोबिस को, और इनका जन्म दिवस 29 जून को मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महलनोबिस के आधार के मॉडल पर ही हम लोग का दूसरी पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, जिसका मुख्य लक्ष्य था भारी उद्योगों को बढ़ावा देना।
और प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने ही भारत में कोलकाता में जो भारत का केंद्रीय भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, उसकी स्थापना भी पीसी महालनोबिस ने ही की थी। तो ये हम लोग का पहला प्रश्न हुआ। अगला है फिर से वही प्रश्न जो अमेरिका ने अपनी नव साम्राज्यवाद नीति के तहत गलत नीतियों का प्रयोग करके एक लोकतांत्रिक देश के चुने हुए सरकार के नेता यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। इसका मुख्य लक्ष्य था कि वेनेजुएला में जो अकूत तेल भंडार हैं, वेनेजुएला में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो दुर्लभ खनिज तत्व हैं, उसके भंडार पे उस पे अमेरिका की नज़र थी। और वेनेजुएला में जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ अधिक था और उसकी समर्थन उसका चीन, रूस, क्यूबा, अर्जेंटीना इन सब देशों के साथ उसका झुकाव अधिक था। तो खास करके इन सब देशों में प्रतिबंध अमेरिका लगा देता था, तो इस पर निवेश भी नहीं आ पाता था वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला का जो क्रिटिकल मिनरल्स था इसका दोहन भी नहीं हो पा रहा था, मतलब इसका निष्कर्षण नहीं हो पा रहा था। अमेरिका का नज़र था इसके खनिज पर, इसके तेल भंडार पे, और उन्होंने जो है अमेरिका ने उस पर ऑपरेशन किया। और उस ऑपरेशन का उन्होंने क्या नाम रखा था, तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। करीब 2 घंटा 22 मिनट का ये ऑपरेशन था। याद रखिएगा, अमेरिका की खुफिया एजेंसी जिसको हम लोग CIA कहते हैं, उसके बाद अमेरिका के वायुसेना, थल सेना और नेवी तीनों ने मिलकर, और साइबर सुरक्षा कमांडो, इन सब मिलकर ये ऑपरेशन का अंजाम दिया था, जिसका नाम रखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था। बताए थे वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, उसकी मुद्रा का नाम बोलीवर है, याद रखिएगा। और रोड्रिगो को अमेरिका वेनेजुएला का नया उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, हमारे मामा जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने जलवायु अनुकूल यानी जलवायु सहिष्णु, कीट प्रतिरोधी, अत्यधिक गर्म तापमान, अत्यधिक वर्षा जैसी स्थिति को भी झेल लेने वाले 25 फसलों की 184 सुपर सीड्स का किस्म का लॉन्च किया है, जो भारत में फसलों को गुणवत्ता को बढ़ाएगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। और याद रखिएगा, इसमें सबसे अधिक 122 फसल जो है वो है धान और मक्का की। आपसे एक स्टेटमेंट के रूप में ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि धान और मक्का का किस्म सबसे ज़्यादा है, इसको याद रखिएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। अगला, इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी के बीच गोवा में शुरू होगा। याद रखिएगा, भारत दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में तीसरे स्थान पे है, पवन ऊर्जा मतलब ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में तीसरे स्थान पे है, सौर ऊर्जा में 5वें, पवन ऊर्जा में भी 5वें स्थान पे है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो ये ज्वालामुखी है आप लोग का मेक्सिको में। ज्वालामुखी के संबंधित एक प्रश्न आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो BPSC का दीजिए, BSSC का दीजिए, सहित सभी परीक्षा में भी एक जो है आपको ज्वालामुखी कौन सा कहाँ स्थित है उससे प्रश्न आपको अवश्य आते हैं। तो पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी मेक्सिको में है। चर्चा में क्यों है, तो ये पहली बार इसकी 3D प्रिंटिंग तैयार की गई है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, तो प्रशांत परिमेखला जो क्षेत्र है उसी में सबसे ज़्यादा क्षेत्र आते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो प्रशांत महासागर का परिमेखलीय बेल्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बहुत सारे ज्वालामुखी, कुछ का नाम आप लोग को बता देते हैं, याद रखिएगा। जैसे हवाई द्वीप में, अमेरिका के हवाई द्वीप पे है मौना लोआ, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। उसके बाद किलौआ ज्वालामुखी भी वहीं हवाई द्वीप पर है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद जो इटली का एक स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी है, उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली में ही माउंट एटना ज्वालामुखी है। इक्वाडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी है। ये जो अभी बता रहे हैं एरेबस
एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। इसको स्वर्ण उद्गार का भी ज्वालामुखी कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। फिलीपींस का मेयोन है, इंडोनेशिया का मेरापी है, कराकोतोआ है, इसको याद रखिएगा। मेयोन है फिलीपींस में, एरेबस है अंटार्कटिका में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इसको याद रखिएगा। किलिमंजारो जो है वो तंजानिया का ज्वालामुखी है। तो ये सारे हम लोग का ज्वालामुखी संबंधित प्रश्न हुए। आगे है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने जो है 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता, ये जो है का वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष, जैसे भारतीय सेना ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया था। किसका वर्ष घोषित किया था? सुधारों का वर्ष। तो उसी के तहत 2026 को इन्होंने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो नेटवर्किंग और डाटा केंद्रिता का वर्ष, ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा कंसंट्रेटेड ईयर 2026 को घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य सेना के सभी घटक जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के समन्वय को डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर रियल टाइम डेटा साझा करना है, ताकि निर्णय तेज, सटीक और प्रभावी हो सके। हम जान रहे हैं कि नया युग जो है वो डेटा सेंट्रिक युद्ध है। जिसके पास जितना बेहतर डिजिटल तकनीक होगा, सेना उसकी उतनी मजबूत होगी। अमेरिका सिर्फ साइबर सुरक्षा और अपने डेटा के दम पे दुनिया किसी भी देश में जाके घुस के ऑपरेशन कर लेता है, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे लादेन को मारना हो, चाहे लीबिया में मारना हो, चाहे वो इराक में, चाहे भी वर्तमान में वेनेजुएला में। ये सारे काम वो सिर्फ डेटा, अपनी साइबर खुफिया जानकारी के आधार पर करता है, और वर्तमान में डिजिटल रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो भारतीय सेना ने इसको शुरू किया है। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को किसका वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसानों का वर्ष घोषित किया है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में स्थापित हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर स्थापना हुआ था। इसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। तो आरबीआई ने ब्रिक्स पे, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे होता है, वैसे ही ब्रिक्स पे एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, को भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर, जैसे हम लोग आप लोग तो नॉर्मल रूप में 100-200 रुपया फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे करते हैं खुदरा दुकानदार को, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी से एमएसएमई हो गई जो 1000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपये का टर्नओवर करेगी, और उसको भेजना है किसी दूसरी विदेशी कंपनी को। जैसे भारत की एक कपड़ा निर्यातक एमएसएमई कंपनी ने किसी दूसरे विदेश के एमएसएमई कंपनी कपड़ा निर्यात किया, और फिर उससे वो अपना कुछ कच्चा माल खरीदा, तो दोनों के बीच में जो लेन देन होगा, तो वो यदि ऑनलाइन करना रहेगा, तो उसके लिए ब्रिक्स पे कंपनी जो है भारत सरकार ने, कि आरबीआई ने उसको अधिकृत किया है, और ये सीमा पार इंटरनेशनल जो है ब्रिक्स ये करेगा। और इस कंपनी का ब्रिक्स पे जो है वो प्रोसेस एक कंपनी उसके द्वारा समर्थित है, और अधिकांश सेवा एमएसएमई को देता है। तो इसको भी याद रखिएगा, किसको? एक भुगतान एग्रीगेटर बनाया है आरबीआई ने, तो ब्रिक्स पे को बनाया है, आप लोग याद रखिएगा। भारत की पहली शहरी नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? लखनऊ में। नाइट सफारी मतलब जंगल के क्षेत्र में जीप के द्वारा आपको घुमाया जाएगा। यह पहल वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, शिक्षा, शहरी पर्यटन को बढ़ावा देगा। ये हो गया लखनऊ, यूपी की राजधानी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और कल हम लोग ने बताया था कि यूपी के गोंडा जिले के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को भारत सरकार ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2021 के बाद पाली राजस्थान के में देखा गया था के बाद भारत में दूसरी बार स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ, जिसको चंदन तेंदुआ कहा जाता है, उसको कर्नाटक में देखा गया है। याद रखिएगा, चंदन तेंदुआ। तेंदुआ बिल्ली की जो 7 बड़ी प्रजाति होती है, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा, बाघ, शेर, चीता, इन सब में से तेंदुआ जो है एक भी बड़ी बिल्ली की प्रजाति है, और इसको कर्नाटक में दूसरी बार देखा गया, चंदन रंग का तेंदुआ। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक तेंदुआ कर्नाटक में पाया जाता है, और बेंगलोर को भारत की तेंदुआ राजधानी कहा जाता है। जैसे मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा, उसी तरह से बेंगलुरु को भारत का तेंदुआ राजधानी कहा जाता है। अगला है
कलाई जल विद्युत परियोजना, ये लोहित नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसी पर भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल बना हुआ है, भूपेन हजारिका पुल। उसी पर भारत सरकार ने लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दिया है, लेकिन इसका विरोध व्यापक पैमाने पर भारत के पर्यावरणविद और अनेक लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने इसका अनुमति दे दिया, क्योंकि एक पक्षी है व्हाइट वेलिड हेरॉन, याद रखिएगा आपको, व्हाइट वेलिड हेरॉन ये पक्षी का नाम है। इस व्हाइट बेलिड हेरॉन पक्षी के संरक्षण, क्योंकि ये जो कलाई जल विद्युत परियोजना जिस क्षेत्र में होगा उस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रूप से पक्षी पाया जाता है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी सूची में शामिल है। तो इसके संरक्षण के परियोजना प्रयास के विरोध के बावजूद भी इसको पर्यावरण मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने कलाई जल विद्युत परियोजना का। कल हम लोगों ने देखा था दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में जब ये शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने इसका विरोध किया। कल के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने देखा था। जैसे माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर है, इसको भी याद रखिएगा। उकाई परियोजना तापी नदी पर गुजरात में है, इसको भी याद रखिएगा। बाण सागर परियोजना बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा उत्तर प्रदेश मिला के सोन नदी पर है। बिहार में कोसी परियोजना कोसी नदी पर है। इन सब चीज़ों को परियोजना का आप लोग याद रखिएगा। अगला है कॉस्मो SY मेड उपग्रह, कॉस्मो स्काई मेड उपग्रह का क्या नाम है, कॉस्मो स्काई मेड उपग्रह। ये उपग्रह इटली का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको जो है लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाता है और ये जो है पृथ्वी के खनिज संसाधनों, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी, तालाब, फसल सर्वेक्षण, इन सब चीज़ों में ये काम आता है। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब हुआ पृथ्वी 3 जो उपग्रह के व्यू से पृथ्वी को 3 कक्षा में डिसाइड किया जाता है। इसे आप लोग समझिए कि इसको पृथ्वी को 3 कक्षा में बांटा जाता है। जैसे हम लोग का हो गया ये लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और ये, तो इसको हम लोग लियो कहते हैं, इसको मियो कहते हैं और इसको जियो कहते हैं। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हुआ, इसको भूस्थितिक कक्षा भी कहा जाता है। जो भी उपग्रह होता है संचार उपग्रह खास करके वो जियो में छोड़े जाते हैं। और लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वहाँ पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह छोड़ा जाता है और इसकी ऊंचाई 1000 से किलोमीटर से नीचे का जो भी उपग्रह रहता है उस सबको लियो कहा जाता है। इसका कुछ लोग कहीं 500, 600, 700 भी माना जाता है और इससे नीचे भी कभी कभी नियर अर्थ ऑर्बिट यानी 200 किलोमीटर से नीचे का जब रहेगा तो उसको हम लोग नियर अर्थ ऑर्बिट भी कह देते हैं। तो ये पृथ्वी का उपग्रह का छोड़ने का कक्षा होता है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस में भेजा जाता है, तो लियो में भेजा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। इसको अमेरिका की निजी कंपनी स्पेस एक्स, जिसके मालिक हैं एलॉन मस्क भाई साहब, जिन्होंने अपना पूर्व का ट्विटर, वर्तमान का एक्स, एप्पल आईफोन का भी मालिक वही हैं, टेस्ला का भी मालिक वही है। तो ये सब हमारे भाई साहब का कंपनी है स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की कंपनी। फाल्कन 9 रॉकेट वर्तमान में ये मतलब विश्व का भारी पेलोड ले जाने के मामले में सबसे भरोसेमंद रॉकेट है, इसलिए इसको छोड़ा गया है। अगला याद रखिएगा, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है बहरीन, राजधानी बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया, लाइबेरिया। इन 5 देश को यूएनएस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो यूएनओ का एक अंग है, इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। टोटल मिला के 15 सदस्य। इसमें जो आधे सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पे बदलते रहते हैं। एक बार में इसका कार्यकाल 2 साल में होता है और इसको क्षेत्र के आधार पर, जैसे यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गया, इस आधार पे क्षेत्रवार इसको बांटा जाता है और उस आधार पे 10 सदस्य जो है वो इसके सदस्य बनते हैं और 5 जो है परमानेंट सदस्य, इसको P5 कहा जाता है। इसके पास वीटो पावर होता है। इसमें कौन कौन है, तो अमेरिका है, उसके बाद इसमें चीन है, चीन, उसके बाद इसमें ब्रिटेन है, उसके बाद इसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो ये 5 और रूस है, ये 5 देश जो है P5 के मेंबर हैं। तो 5 गो देश वर्तमान में अस्थायी सदस्य बने हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत सुरक्षा हब। हम लोग जानते हैं कि भारत का मैप है उससे
बंगाल की खाड़ी में हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और ये हिंद महासागर वाले समुद्री मार्ग पर अवस्थित है। तो यहाँ से खुफिया जानकारी, थिएटर मतलब सुरक्षा के महत्वपूर्ण हो जाता है लेह, तो इसलिए वहाँ पर एकीकृत सुरक्षा हब लॉन्च किए हैं अमित शाह जी ने, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है अंडमान निकोबार में। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, आप लोग इसको याद रखिएगा। साउथ बटन नेशनल पार्क ये भी जो है अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन पार्क ये भी अंडमान निकोबार में है। तो इन सब इन्फॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा। अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अंडमान निकोबार में ही सेलुलर जेल है जहां लोगों को काले पानी की सज़ा होती थी। और अंडमान निकोबार जो है कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इतने इन्फॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा। समुद्री जल विलवनीकरण प्रणाली, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, जो समुद्र का जल होता है, हम लोग जानते हैं कि खारा जल होता है, उसमें 35 मिलीग्राम तक लगभग जो है अम्लीकरण पाया जाता है। तो उस अम्लीय जल को पीने लायक बनाने के लिए भारत के DRDO का एक अनुषंगिक इकाई है जोधपुर रक्षा प्रयोगशाला राजस्थान, इन्होंने समुद्री जल विलवनीकरण प्रणाली शुरू किया है, मतलब खोजा है तकनीक को। और यह तकनीक वर्तमान में भारतीय सेना के लिए कल लॉन्च कर दिया गया है, आम जनता के लिए भी उपलब्ध नहीं है, इसको याद रखिएगा। हम लोग ने DRDO के बारे में पढ़ा था कि 1 जनवरी 1958 की स्थापना हुई। समीर बी कामत इसके अध्यक्ष है। भारत में ये मिसाइल, रक्षा प्रौद्योगिकी, गोला बारूद इन सब के क्षेत्र में कार्य करती है। और उड़ीसापुर चांदी रेंज से इन्होंने एक साथ 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण करके नया रिकॉर्ड बनाया। तो इस सब चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भारत के केंद्रीय मंत्री हैं S जयशंकर, ये विदेश मंत्री हैं। IIT मद्रास में IITM, जैसे यहाँ पे है ना IITM, तो यहाँ IITM मतलब हो गया IIT मद्रास। ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है। मतलब ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन मतलब हो गया कि यहाँ जो है वैश्विक लेवल के विभिन्न प्रकार के अनुसंधान यहाँ किए जाएंगे IIT मद्रास में। इसकी शुभारंभ IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के कौन किए हैं? विदेश मंत्री S जयशंकर ने। अगला है बिहटा, पटना में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट, क्या नाम है उसका नाम है प्रिस्टीन मगध ड्राई पोर्ट, ये खोजा गया था। इससे पहला निर्यात जो है वो रूस को किया गया था, लेकिन उस समय कपड़े, वस्त्र और जूता संबंधित उत्पाद का निर्यात किया गया था। वर्तमान में पहली बार मंसूरी चावल और कतरनी चावल, नाम सुने होंगे 2 चावल, मंसूरी चावल और कतरनी चावल, इन सब को बिहार से दुबई निर्यात किया गया है। अब दुबई जाए कैसे? तो ड्राई पोर्ट से इसको ट्रेन में कंटेनर भर के कानपुर भेजा जाएगा और कानपुर से सीधे ट्रेन के जरिए पहुंचेगा गुजरात मुंबई का नावा शिवा बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और वहां से इसको मुंबई के जरिए दुबई इंपोर्ट किया जाएगा। तो ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में आज एक ही तथ्य था, आपसे पूछा जा सकता है। और कल हम लोगों ने पिछले करंट अफेयर्स से पिछले बैच में हम लोगों ने आपको बताया था कि BSSC के नए चेयरमैन जो है वो बिहार के पूर्व DGP आलोक राज को बनाया गया था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश से, निजी कारण से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आज हम लोग का ये रहा आज का करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स को कॉपी में नोट डाउन करते रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय, गुड नाइट। तब तक हेल्थ का ख्याल रखते हुए अपने तैयारी में अंतिम धार देते रहिए। गुड नाइट।